आप खैरियत से? अल्लाह का दुआ है। आपके वालिद साहब के साथ हजरत की पुरानी बहुत खूबसूरत यादें हैं। बहुत हैदराबाद उठना चाह रहे हैं हजरत, उठना चाह रहे हैं। नहीं वैसे काबिल नहीं। यही बुनियाद है समझ की शिकागो में इंतकाल हो गया। अब्बू की मुलाकात उनसे हाँ है। नहीं, वो बहुत अकीदतमंद थे, बहुत चाहने वाले थे और हजरत फरमा रहे हैं शुरू होता है। सही है। आप लोग उधर चले गए, थोड़ा नाश्ता यही है बता। काम हो रहा है। तो ये अलमास अशरफी और ये शाहिद अशरफी, ये लोग माशाल्लाह पूरी टीम बनाई हुई है, इनके अंदर में वो लोग काम कर रहे हैं। बोला अगर बताएं, अब हमारे पास तीसरा विकल्प आ गया। हमारे पास मजलूमों की सजा सुनने वाला, मजलूमों की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाला, जो सबकी आवाज खड़े होकर पार्लियामेंट में बुलंद करता है। दोस्तों, ज्यादा न कहते हुए बस इतना कहकर रुखसत हो जाऊंगा कि अब बेड़ा उठा लेना है, कमर तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर नशीब तशरीफ फरमा कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला साहब, एक्स एमएलए वारिस पठान साहब और बाकी सब लोग बैठे हुए, उनका मैं एक एक का नाम नहीं ले सकूंगा। यहाँ पर बैठे मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और घर में बैठकर सुनने वाली इज्जतदार माँ और बहनों, आपके बीच में 5 साल में एक बार पॉलिटिकल पार्टी आती है और वोटों को मांगती है। क्या कह के मांगती है कि हम 5 साल आपका काम करेंगे, लेकिन कोई आपका काम नहीं करता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात आपके बीच में रहती है। मैं कहूं कैसे रहती है, आपको बात बताऊं। गई बार ईद पर फर्की होटल के पास में जब हमारे कायदे सर के जानवर लेकर आ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद सामने थी, बजरंग दल सामने थी, बोले नहीं आने देंगे। कायदे के दायरे में रहते हुए मजलिस वापस लेके आई। हम कभी भी किसी के सामने झुककर बात नहीं करते। आपने देखा कि ये गुजरात में सबसे ज्यादा बुलडोजर लेकर आए। अगर बुलडोजर के सामने जाकर किसी ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, वो जमात का नाम मजलिस है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र के पूर्व एमएलए वारिस पठान साहब,
और साहिब शकील सभा साहब और सारे मजलिस के साथियों, अभी 1 दिन बाद 10 मिनट बाकी है। आपको असद साहब को भी सुनना है, वारिस पठान साहब को भी सुनना है, वो फायर ब्रांड नेता है। और मैं थोड़ी सी बात में रखूंगा, क्या इलेक्शन का बुगल फूक चुका है, इलेक्शन का बुगल फूक चुका है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी बोलती है बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी का डर बता कर आपसे वोट ले जाकर वो आपको बेवकूफ बनाती है। आपको पता नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी का इनका बॉस कौन है, वो कहां से आते हैं। इनका तीनों का बॉस एक ही है, आरएसएस, और तीनों का एजेंडा एक ही है, कभी मुस्लिम आदिवासी को खत्म करो और अपने इस फतवा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करके बल्दिया के अंदर भेजेंगे। कल रात से यहां पर मुझे पता चल रहा है कि मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां बहुत घुटने लग गई है। जैसा पता चला कि असद ओवैसी साहब उतर गए, अहमदाबाद आ गए हैं, आज जलसा है, तो काफी लोगों की नींद हराम, चैन खराब। अब दुकान तो बंद होने का टाइम आ गया उनका, जो आपका वोट लेके इख्तियार में बैठे मगर कुछ किया नहीं, तो अब जवाब देना है। और मजलिस है, असद साहब आएंगे, इनके बराबर पर्दे फोड़ेंगे, हकीकत से आपको वाबस्ता करेंगे, आपके काम करने की बात करेंगे, इतिहाद की बात करेंगे, तो इनकी तो नहीं खराब हो जाएगी। लोग तो इनको जूते चप्पलों से मारेंगे ना। फिर 5 साल आप इख्तियार पर बैठ के किया आपने, तो तमाम की नींद हराम हो गई। मुझे याद है पिछली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां से चुनाव लड़ा, बहुत चुनिंदा सीटों के ऊपर हमने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन आपने दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, और उस वक्त भी आपने मजलिस को वोट दिया और काफी हमारे उम्मीदवार जीते। और जो किसी वजह से नहीं जीत सके वो भी आपके बीच में रहकर काम किया, जैसा अभी आप बहन बताया आपके बीच कि जब जब कोई तकलीफ आई ईद के वक्त या कहीं पे कुछ इश्यू हो गए, तो ये तमाम ने तो अपने फोन भी बंद कर दिए थे, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई जाकर उनसे आंखों में आके डालकर लड़ा, आपके हक के लिए बात किया, तो मजलिस के नुमाइंदे गए। ये मजलिस की ताकत है हर तरफ। और जैसा आप जानते हैं, आप देख रहे पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है। आज मजलिस को लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत देश में एक विकल्प के तौर पर एक्सेप्ट किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने नेता के तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट किया। मेरे सरदार और बहनों, गरीब नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज अहमदाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। नशीन को तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के सदर साबिर भाई साहब,
शकील समा साहब, मजलिस के साबिक़ा अरकान बल्दिया, अहमदाबाद के सदर और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ा, मुंबई से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा MLA या नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन जनाब वारिस पठान साहब, सलीम सुरेश है। अरे कब तक तुम पुरानी 60 साल पुरानी फिल्म की कहानी दोहराओगे? ये 2026 है प्यारे, हकीकत का सामना करो। आप कहती हैं कि अगर कोई शादी करेगा 18 साल की बच्ची, 21 साल का बच्चा, तो मम्मी डैडी से पूछकर शादी करना। संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्या कहता है? मगर आप कौन हैं? दो मोहब्बत करने वालों के बीच में क्यों आना चाहते हैं? जो तो मुगल आजम स्टोरी के दीवाने हो, उसमें गाना भी है, जब प्यार किया तो डरना क्या। और आप देखे तो कबाब में हड्डी बनते हैं। चलिए कबाब की मिसाल शायद आपको तकलीफ दे दे, ढोकला में आप कुछ कारी बनते हैं। क्या है ये? देश को ले जाना चाह रहे हैं कि हम दूसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे। क्या 10% समाज के लोगों पर जुल्म करके, उनको मार्जिनलाइज करके आप भारत को विकसित भारत बना पाएंगे? कौन से भारत की आप बात कर रहे हैं जहां पर एक समाज को रोज टारगेट किया जाता है? और यूसीसी के नाम पे आपने कौन सा कानून बनाया? अगर कोई शादी नहीं करता है तो वो बालिग अगर है तो एक साथ रह सकते हैं। और हमारा ये तो मगरबी तहजीब है, ये तो वेस्टर्न कल्चर की निशानी है। और आज अगर अमेरिका, वेस्टर्न ममालिक तबाही के दहाने पर आ गए, इसलिए कि उनमें मॉरल्स खत्म हो चुके हैं, अखलाकियात खत्म हो चुके हैं, वो अपनी नफ्स की ख्वाहिश पर जिंदगी गुजारते हैं। आप वही करना चाहते हैं गुजरात में कि तुम 18-21 साल की शादी मत करो, एक साथ तुम रह सकते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दो, और जब तुम छोड़ना चाह रहे तो हमको इत्तला कर दो। किसको इत्तला करेंगे भाई? अच्छा, उससे अगर बच्चा पैदा हो गया तो बोलो उस बच्चे को हक मिलना चाहिए। इस बच्चा तो शादी से होता है ना, लीगल बच्चा जब शादी होता है ना। नहीं, अगर हो गया तो जिम्मेदारी उसको कहां करेगा? कौन करेगा? कहां जाएंगे हमारे मॉरल्स, अखलाकियात कहां जाएंगे? आप भारत की बात करते हैं, भारत के कल्चर की बात करते हैं, ये तो भारत का कल्चर नहीं है। अगर कोई ये करता भी है तो आप कैसे इजाजत दे रहे हैं उसकी? फिर दूसरी बात, उसमें क्या कर दिया उन्होंने कि शादी जो कानून बनाया शादी का, आपने पूरा उठाकर हिंदू मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करके आपने कह दिया कि मुसलमान हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा। डिवोर्स होगा, शादी खत्म होगी तो हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। क्यों होगा? आपके धर्म पर चलने को आपको इजाजत है, आपके धर्म के कानून आप चलिए, इसको कोई इनकार नहीं है। मगर आप आपके धर्म का कानून हम पर क्यों लागू करना चाह रहे? हम मुसलमान हैं। भारत के संविधान में मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, जो संविधान का हिस्सा है। मगर आप यूसीसी के नाम पर, जो यूसीसी नहीं है, आप हिंदू कानून को मुसलमानों पर, ईसाइयों पर लागू करना चाहते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? मुस्लिम मैरिज दुनिया को क्या पैगाम देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, अरब ममालिक से मिलते हैं तो हर शेख से या हबीबी होते गले लगता लेते हैं, या हबीबी छोड़ते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। मगर यहां पर क्या कर रहे हैं? हमको जकड़ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि तुम दीन पर नहीं चल सकते, तुम इस्लामी तालीमात पर नहीं चल सकते,
तो कुरान और मुसलमान को कबूल नहीं है कि अपने दीन को छोड़ दे, अपने कुरान और सुन्नत को छोड़ दे। तलाक होगा तो हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। कल तक तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि मुस्लिम बहनें मुझे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। आपने तमाम तलाक को, खुदा को खत्म कर दिया। यह आपका इंसाफ है? वो झूठ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप बोलते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है। अरे मुसलमान पिछड़ा नहीं है, तुमने मुसलमान को पिछड़ा रखा। मजहब पर कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, आप कंकरेंट 7 शेड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट पर हावी नहीं हो सकता। बताओ फिर क्या हो रहा है? नहीं, हम यूसीसी बना दिए, डिवोर्स एक्ट, अच्छा सक्सेशन एक्ट। इस्लाम में, मुसलमानों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती। दादा की जायदाद में पोता नहीं हो सकता, मेरे को आप मिलना। दादा की जायदाद में वालिद की माने पिता और उसके पुत्रों का हक होता है। आप आपकी तालीमात को हम पर थोप रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप हमसे? इतनी नफरत क्यों है आपको मुसलमानों से? ये तुमने नफरत की बुनियाद पर कानून बनाया है उत्तराखंड में और गुजरात में। और मैं मीडिया वालों से आज पूछा कि क्या आपके पास रिपोर्ट है जस्टिस रंजना देसाई की? तो बोले हमारे पास नहीं है। रिपोर्ट वहां से गई मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री रिपोर्ट बजाय आवाम को देते, उसमें बताते कि उसने क्या कहा। आपने बिल पेश कर दिया और कानून बना दिया। यह आपका कानून बनाने का तरीका है। और फिर तीसरी बात, उसमें गुजरात में 16% हमारे आदिवासी भाई बहन है, उन पर कानून का इतलाफ नहीं होगा। 16% पर नहीं होगा, 10% पर होगा। और उसमें प्रोटेक्शन देगी जो कस्टमर यूसेज होगा, उन पर यह कानून का इतलाफ नहीं होगा। यानी आप जानते हैं कि गुजरात में फूलहार की एक रस्म है, नौतरा की रस्म है, उसको कस्टमर यूसेज के नाम पर छोड़ दिया जाएगा। निशाना कौन है? मुसलमान। इनकी मजहबी शनाख्त को छीन लो, इनको कुरान और सुन्नत से दूर कर दो। सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, स्टालिन लेनिन ने भी कोशिश की थी, वो खत्म हो गए, मगर उन इलाकों में आज भी इस्लाम जिंदा है। आज आप जो कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें नाकाम हो जाएंगे। याद रखो, ये देश की खूबसूरती यह है, यहां पर हर फूल को खिलना चाहिए। भारत एक चमन है, एक बाग है, यहां पर हर फूल को खिलना चाहिए। अगर चमन का माली एक फूल को मसलने की कोशिश करेगा तो याद रखो पूरे बाग के फूल मुरझाए जाएंगे। वो बाग नहीं रहेगा, वीरान सहरा बन जाएगा, खुदा ना खास्ता। और चमन के माली की जिम्मेदारी है कि हर पेड़ को पानी डाला जाए। अगर माली ये समझ ले कि नहीं सिर्फ एक फूल को मैं पानी और चारा डालूंगा तो बाग नहीं होगा। हम जिस मजहब को मानते हैं उसमें 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते, मगर आपने विल पावर को बरकरार रखा कि 100% आप अपनी जायदाद को दे दो। और फिर आप देखते हैं नहीं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। अमित शाह हो गया आसाम में, अब दूसरी शादी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते, चलो एक काम करो, अभी जो सेंसस होने जा रहा है, जो अब 1 अप्रैल से शुरू होगा, उस सेंसस के कॉलम में एक बात लिख दो, मालूम करो भारत में मजहब के एतबार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध या जिस खुदा को नहीं मानते, उनसे पूछो तुम्हारे पास दूसरी बीवी है क्या? आप अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो बीजेपी आरएसएस वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। किसके पास 2 बीवी मालूम हो जाएगा। मगर सिर्फ बदनाम किया जाता नहीं, मुसलमान है 2 है 3 है। अरे कहां 2-3 है भाई, एक को संभालना मुश्किल, असद उद्दीन ओवैसी को।
भी संभालना मुश्किल है। लोग मेरे से पूछते इतना अच्छा भाषण क्यों देते, मेरा घर में इजाजत नहीं, बाहर निकल के बोलने की इजाजत है। ये हमारा हाल है। 2 बीवी है, 3 बीवी है। अच्छा, जिसके पास 1 बीवी है उसके साथ नहीं है तो क्या करेंगे? हमको 2 है, 3 है, 4 है, नहीं 2 नहीं कर सकते, मगर लिव इन रिलेशनशिप कर सकते। आप देख लो, 2 नहीं कर सकते। गुजरात के कानून को लिखा हुआ है कि जिसकी बीवी है लिव इन रिलेशनशिप नहीं कर सकते, ठीक है, मगर कौन जाके झांक के देखेंगे उसको गुनाह कर रहा तो उसको काला कर रहा तो आप पुलिस बनाएंगे, नहीं जा रहा औरत के साथ, ये लिव इन रिलेशनशिप है, सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, कौन करेंगे? बेचारे पुलिस वालों को तो कुछ अख्तियार ही नहीं है, जाओ तोड़ो, गोली मारो, किस्सा खत्म हो गया कानून। अब आप ये कानून बना दिए। तब महबूब जावेद सईद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जैसे ही चुनाव आने वाला है वहां पर AIMIM की एंट्री हो चुकी है। आज जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ वारिस पठान, साबिर काबलीवाला, सभी लोगों ने जनसभा की थी। पहली जनसभा थी। हमारे साथ मुंबई से जुड़े वारिस पठान से सीधी बात करेंगे। सर, खास करके अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, किस तरह देख रहे हो? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, पूरे गुजरात के अंदर लड़ेगी। 26 तारीख को जो पोलिंग है, आप खुद देखेंगे कि लोग किस तरह दिलो जान से मजलिस को मोहब्बत में वोट देते हैं, पतंग के निशान पर बटन दबा के, और जहां जहां भी हमारे उम्मीदवार गुजरात में खड़े हैं सबको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा जलसे के अंदर कितनी हजारों की तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। असद साहब को सबने सुना, और ये एक पैगाम है लोगों की तरफ से, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, लोगों को जिताएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जहां जहां हमारी पार्टी के उम्मीदवार है गुजरात में तो जीतेंगे, क्योंकि लोग हमको एक विकल्प के तौर से देख रहे हैं। उनके पास एक विकल्प आया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि काम करने में मानते। इतने वर्षों से लोगों ने सबको वोट दिया, क्या किया उन लोगों ने? उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों के मुंह में तो दही जम जाता है जब हक इंसाफ की बात होती है। तो साहब ने कहा ना कि हम आए हैं यहाँ पर विकास करना है, हमको लीडरशिप तैयार करना है। इसकी लीडरशिप होती है, जिसका लीडर होता है उसकी आवाज सुनी जाती है, उनके काम भी होते सही से। ये मुद्दे हैं, सब बहुत सारे मुद्दे हो। तो अभी इलेक्शन शुरू होगा, देखिए आगे। आज तो बिगुल बजा दिया अहमदाबाद से हमने गुजरात इलेक्शन का, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये भी होता है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये दर्द होता है कि क्यों MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही जो इलेक्शन लड़ती है? तो गलत फहमी के शिकार हो गए, ये सब टूटे फिटे लोग हैं। इतने वर्षों से लोगों का वोट लिया इन लोगों ने, और क्या क्या बताइए ना, वोट लेने के बाद काम क्या किया? खुद हार जाते, खुद में ताकत नहीं बीजेपी को हराने की, तो पूरा टुकड़ा हमारे सर पर डाल देता। अब ऐसे लेके जेड टीम बना तो हमको क्या फर्क पड़ने वाला? अरे संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया उतना ही हमको भी दिया चुनाव लड़ने का। लड़ो, जनता जिसको वोटों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, जीतेगा, सत्ता में आएगा, काम करेगा। आप लोग की तरह सिर्फ वोट लेके इख्तियार पे बैठ के अपनी जेब नहीं भरेगा, अपनी तिजोरियां नहीं भरेगा। मजलिस का एक एक कैंडिडेट जो जीतता, काम करने में यकीन रखता है, तो वो इनको तकलीफ होती है। इनकी नपुंसकता की वजह से आज बीजेपी सरकार सत्ता में 12 साल से। हम वो स्टेटों के अंदर जब बीजेपी जीती है वहां तो हम लड़े भी नहीं, बिल्कुल। फिर भी अरे तो आप बोलो ऐसे लेके जेड तक ये बिगुल बजाते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने हमको मोहब्बत दी। आपने देखा बिहार में 5 MLA हमारे जीते, बिल्कुल। महाराष्ट्र में जब अभी लोकल बॉडीज का चुनाव, वहां हमको इतनी अच्छी कामयाबी मिली हर जगह। अभी आप देखिए तेलंगाना के अंदर ये जो इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज की, वहां अच्छी कामयाबी मिली। आगे जहां जहां पार्टी लड़ रही है कामयाबी मिलेगी। बंगाल में देख लो, अलायंस में लड़ रहे हैं वहां पे हुमायूं कबीर जी के साथ में। आसाम में सपोर्ट किया पार्टी ने नजमुल साहब को, बाद में तमिलनाडु में सपोर्ट किया। तो जहां भी हमने सपोर्ट भी किया वहां भी उम्मीदवार जीतेंगे। सर, ये हुमायूं कबीर पे से ये सवाल होता है कि वो 2019 में चुनाव बीजेपी से लड़े थे, तो सर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे A टीम, B टीम, C टीम, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में और वोटर्स में ये होता है कि क्या सच में बीजेपी के लिए काम करते हैं? देखिए, वोटर समझदार है, उसको पता है कि इतने वर्षों से हमने वहां पे जो प्रेजेंट सरकार भी उसको वोट दिया, क्या किया उनके लिए, कौन सा हक इंसाफ की न्याय की बात कर ली, कौन से मुसलमानों के मुद्दों के ऊपर उन्होंने कुछ अपनी जुबान भी खोली, नहीं खोली ना। तो आज हम लोग की पार्टी, हमारी तो MIM 12 सीटों को डिक्लेयर किया है, और हुमायूं कबीर जी की पार्टी जो उसका अलायंस में लड़ रही है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, असद साहब जब गए थे वहां पे, अपने सभाओं में भीड़ देखा, लोगों की मोहब्बत देखी आप,
ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिलेगी हमको। बिल्कुल। एक सभी भाई आपसे सवाल करना चाहते हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि कांग्रेस के काफी सारे जो उम्मीदवार है एमआईएम में टिकट नहीं मिलने की नाराजगी से एमआईएम में आने वाले, कहां तक का सच है? ट्वीट भी किया है कुछ लोगों ने। कांग्रेस ने मुसलमानों का खाली उपयोग किया है और जब जब टिकट देने की बात आई उस दिन उसको उठक बैठक करवा के और उसको टिकट देते हैं और मुस्लिम भी उनके कांग्रेस के पीछे घूमते और उनको गुलामी करते हैं। अब कांग्रेस छोड़ो, एमआईएम जोड़ो।